ठीक है। आइसोसलस राइट ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस करवाए थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस भी करवा दिए थे। ठीक है। अब जो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगी या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, क्वेश्चन नंबर 7 तो हो जाएगा। यू नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। सो एरिया ऑफ द कंप्लीट ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। ठीक है। तो एक बार ये क्वेश्चन देख लेना। अब जो जरूरी चीज है इसमें, क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। ऐसा कुछ अगर हो, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, आपको साइड्स गिवन है 34 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। स्लाइड दे रही है। ट्रायंगल की साइड्स है 34, 20, 42। ठीक है। तो फाइंड करो साइड्स ऑफ ट्रायंगल whose area of a triangle whose sides are 34, 20 and 42। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, सेमी पेरीमीटर। 34 प्लस 20 प्लस 42 डिवाइड बाय 2। उसके बाद आपने क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है ना। फिर मैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाऊंगी। क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, और ये मेरे पास आ जाएगा 48, 48 माइनस 34, 48 माइनस 20, 48 माइनस 42, और ये हमें लेना है स्क्वायर रूट में। ठीक है। इसका तो मुझे आप आंसर बताओ। सिलेबस आ गया, जो वर्कशीट स्कूल में भेजी थी वो हो गई है आपसे, ये नहीं चार्ट कब करनी है। मम्मा को बोलो मुझे ग्रुप में शेयर कर दिया करो। हाँ क्या, हाँ तो वो नहीं बता रही, आप बता रहे हो क्यों, तुम्हारा हो गया, टेस्ट पेपर है, P36। नहीं भेजा उन्होंने मुझे, हाँ उन्होंने ग्रुप में नहीं भेजा ना, दूसरे वाले नंबर पे भेज दिया। उनको बोला ना ग्रुप में उनको ऐड किया हुआ उसमें भेज दो। ठीक है। मेरे लिए डबल डबल इन्फॉर्मेशन हो जाती है। असाइनमेंट 1 है ना, क्लास 9 नंबर सिस्टम, भेजा हुआ C36 आ रहा है। ठीक है ना, हो गया सॉल्व सबसे ये। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 336 यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट्स है, सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मैं स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दूंगी। अब ये क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है, ये जो क्वेश्चन कहा जा रहा है उसने कहा है कि इसे यूज करके आपको निकालना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। लिखो, फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, या तो एरिया निकालने को कहा जाएगा या फिर आपको कहा जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड ऑफ द गिवन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल मेंशन है, उसकी साइड्स आपको गिवन थी, तीनों साइड्स, राइट, 34, 20, 42, यही था। 34, 20, 42 रैंडमली मैंने तीनों साइड्स लिख दी। अब कहता है हमें पता तो है तीन साइड्स हैं, तो क्या इसको यूज करके यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, सॉरी, यू कैन फाइंड द ऑल्टीट्यूड। कौन से वाला निकालना है, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। पहली बात तो हम कोई भी ऑल्टीट्यूड कहा जाए निकालने को तो कैसे निकालेंगे, आपने इसका एरिया निकाल लिया यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला। ठीक हो गया। और एरिया का एक और फॉर्मूला हमारे पास है, 2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया जो हम पुराना करते आ रहे हैं। ठीक है। अब कहा तो एक ही ट्रायंगल की बात हो रही है, तो या मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूं हिरॉन, या फिर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट यूज करूं, आंसर दोनों के लिए सेम आना चाहिए।
ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, हीरोन्स फॉर्मूला से अपना एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल लिया। अब मुझे देखना है कि अगर ऑल्टीट्यूड निकालना है, विच इज हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, विल गिव मी दिस पर्टिकुलर एरिया जो मैंने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाला है। समझ में आ गई बात? है 336 जो मेरे पास आएगा, दैट विल बी एरिया ऑफ ट्राइंगल। चाहे मैं उसे हीरोन से निकालू, चाहे मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूं, अगर ये इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट है, अगर ये साइड से ट्राइंगल बनता ही है, तो जो यहाँ पर एरिया आ रहा है ना और जो यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल सेम होगा। क्लियर हो गया? अब मुझे बताना है इसका लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। तो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल का कौन सा होता है? जो ड्रॉ किया जाता है टू द शॉर्टेस्ट साइड। वैसे तो ऑल्टीट्यूड है तो हाइपोटेन्यूज कैसे हो सकता है? ठीक है, तो लिखो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द शॉर्टेस्ट साइड, या ड्रॉन ऑन लिख लो, ड्रॉन ऑन द शॉर्टेस्ट साइड। एक बहुत ही बेसिक सा ना नंबर्स का रूल ले लो। जैसे मुझे प्रोडक्ट 20 करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके द प्रोडक्ट शुड बी 20। व्हाट शुड यू थिंक द नंबर्स विल बी? बताओ, 20 प्रोडक्ट के लिए मैं क्या नंबर्स रख सकती हूँ? 5 इंटू 4। अब मैं कहती हूँ दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और ये 20 आए, और ऐसे मल्टीप्लाई करो कि ये मैक्सिमम हो, ये वाला नंबर मैक्सिमम हो। 1 इंटू 20। आपने अगर इसको मैक्सिमम किया तो इसको क्या कर दिया, दूसरे नंबर को मिनिमम। बेसिकली जो ये एरिया का फॉर्मूला है, ये बेस इंटू हाइट है। दो हमारे साइड्स मल्टीप्लाई हो रही है, दो हमारी लेंथ मल्टीप्लाई हो रही है, बेस इंटू हाइट है। आपको कहा रहा है कि हाइट ना सबसे बड़ी करनी है, बड़े लॉन्गेस्ट वाली हो, तो उसके लिए बेस क्या हो जाएगा? शॉर्टेस्ट। दो नंबर्स के प्रोडक्ट में दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक फैक्टर को सबसे बड़ा करना है, जितना बड़ा कर सकते हो, तो दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? छोटा। ठीक है, तो द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड विल ऑलवेज बी ड्रॉन ऑन द शॉर्टेस्ट साइड। तो तीनों में से, तीनों वैल्यूज में से शॉर्टेस्ट कौन सी है? 20। So half into 20 into height is equal to 336 will give me the height, longest altitude of the triangle. समझ में आ गया कि तीनों ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे टू साइड 20, टू साइड 42, टू साइड 34। तीन ऑल्टीट्यूड ट्राइंगल में ड्रॉ करोगे, एक 42 साइड को, एक 20 को, और एक 34 को। तीनों में से ना जो 20 पे ड्रॉ किया जाएगा वो सबसे लंबा हो। समझ में आ गया? फिगर इज नॉट ड्रॉन एज पर स्केल, पर तीनों में से सबसे लंबा जो 20 पे ड्रॉ किया जाएगा वही होगा। इतना क्लियर हो गया? तो अब आप मुझे बता सकते हो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड। अगर मैंने लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकाल दिया है, तो शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड कौन सा होता है? सबसे बड़ी है। जो ड्रॉ किसको किया जाएगा? ड्रॉन टू द लॉन्गेस्ट साइड। जो सबसे बड़ी साइड पे ड्रॉ किया जाएगा वो है शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड। समझ में आ गया? तो या तो लॉन्गेस्ट पूछेंगे या शॉर्टेस्ट कहेंगे, या फिर कहेंगे फाइंड द ऑल्टीट्यूड टू द साइड 42 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन द पर्टिकुलर साइड 20 सेंटीमीटर या 34 सेंटीमीटर। तो आपको पता है बेस आपने क्या लेना है उस केस में, जो आपको नंबर दिया हुआ साइड। ठीक है, ट्राइंगल ऐसे मेंशन कर दिया, ए बी सी, और यहाँ लिखा है 34 सेंटीमीटर, यहाँ 20, 40। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑन साइड बीसी। तब आपको बेस कौन सा लेना है? बीसी, और नंबर क्या होगा उसका? 34। बात क्लियर हो गई? तो हमारा सेकंड जो इसमें, पहले तो सिंपल एरिया निकालने को आता है, फिर अगर एरिया हम के पर्टिकुलर हमें कॉस्ट दी हो कि हमें उसकी फेंसिंग करनी है या उस पर हमें एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो ये पर स्क्वायर मीटर रेट है, तो उसके हिसाब से कॉस्टिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। थर्ड आता है टू फाइंड द लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड और द शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड। समझ में आ गया? इसके बाद थोड़े बहुत एमसीक्यूज थे, फिर भी देख लीजिए अगर कुछ रह गया इसमें तो।
इसका आंसर देखना पड़ेगा। होगा रजिस्टर, यही मुझे दिख नहीं रहा क्या। इसमें क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन थे ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें जो ये 9th वाला क्वेश्चन था, इट वाज ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद ना सभी रेपिटेटिव क्वेश्चन हो गए थे, इसीलिए और थोड़े लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा हो गई थी, जो अभी नहीं करना है, आफ्टर सितंबर या अगस्त में करेंगे, इसलिए छोड़ दिए थे वो क्वेश्चन। कौन सा? ऑल्टीट्यूड निकालना है। इतना कुछ बोली, तुम कहाँ खोए हुए, कहाँ सोचकर, कहाँ दिमाग लगाकर बैठे हुए थे। पूरा समझा दिया, कौन सा पता लगेगा ऑल्टीट्यूड लॉन्गेस्ट कौन सा है, मुझे बताओ। हादिया तुम बताओ, सबसे लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड कौन सा होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होगी। अब आप मुझे बताओ, 3 नंबर्स आपको दिए हुए हैं, 34, 20, 42, उसमें शॉर्टेस्ट कौन सा होगा। देख बेटा, सिंपल सी बात है, देख। हाँ, मैंने उसके लिए पूरा समझाया भी तुम्हें कि क्यों वो शॉर्टेस्ट होगा, है ना। तुम कहाँ खोए हुए थे दोनों ही, क्या बातें, क्या कुछ दिखाना था, क्या शेयर करना था, नहीं। देख, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, देख बेटा मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देख। लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड निकालना है ना, तो लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। तो समझो भी बेटा, अगर सिर्फ लिखना है, दिस इज कॉल्ड फिजिकली प्रेजेंट, ध्यान मत दो इधर उधर, ठीक है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उस पर ध्यान नहीं देना, तभी मैंने कल डांटा था, इस पर ध्यान मत दो, आफ्टर क्लास साथ ले जाओ, घुमा लाओ उसको। He will be the most happiest one, right? He's the happiest one. But the fact is, आपकी क्लास में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, आफ्टर क्लास यू स्टार्ट हिम एवरीथिंग, जो भी ले जाओ उसको नीचे ले जाओ, कोई ऐसा फर्क नहीं है। थिंग है, जब क्लास में बैठे हो, पहले क्लास पे देखो, ध्यान दो, ठीक है। लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड हमेशा शॉर्टेस्ट साइड को ड्रॉ किया जाता है, और वो मैंने क्यों कहा शॉर्टेस्ट है, मैं लॉजिकली भी देखती हूँ, वैसे बनता भी ऐसे ही है। आपने एरिया के नंबर को फिक्स कर दिया, अब इस प्रोडक्ट को हमने फिक्स कर दिया, राइट। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मान लो 336 इंटू 2 आ रहा है, इस फैक्टर को तुमने सबसे बड़ा करना है, एच को सबसे बड़ा नंबर जो दे सकते हो वो देना है, तो आपको बी को क्या करना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट करना पड़ेगा। तो इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन सी ऑप्शन है, 20, तुम उसको दे दो। समझ में आ गया। ऐसे अगर मुझे शॉर्टेस्ट कहा जाएगा, तो बेस क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट, ऑपोजिट में चलता है, या इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में। समझ में आ गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैंने आपको आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल करवा दिया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में पक्का आएगा। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन ऑन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी एमसीक्यू का ही क्वेश्चन है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला किया था हमने, याद है? नहीं याद है तो जहां लिखा था वहां देखो, √3/4 साइड का स्क्वायर इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। area of an equilateral triangle is root, ये अगर आपका 1 मार्क क्वेश्चन होगा या 2 मार्क होगा तो आपको यही लगाना है। वो स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 1 था, जहां पे कहा गया था साइड्स है a यूनिट्स ईच, एंड देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तब आप उसमें प्रॉपर उसकी डेरिवेशन करोगे, और उसके बाद कहा था हेंस फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज ईच साइड या हुज पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, ठीक है। वहां पर स्पेसिफिकली आपको डेरिवेशन करनी है, वरना ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होता है। दिस इज वन वे टू डिराइव, हीरोन्स फॉर्मूला इज वन ऑफ द वेज, इसके बहुत सारे वेज है डेरिवेशन, ठीक है। अगर अब तुमने थोड़ा ट्रायंगल भी किया हो, थोड़ा बहुत कल भी करवाया था मैंने आपको, ये ट्रायंगल बनाया मैंने इक्विलेटरल, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, अब थोड़ी बहुत कॉन्ग्रुएंसी हमने की हुई है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ठीक है, तीनों साइड्स इक्वल है। जो पॉइंट डी है, जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये बीसी को क्या करेगा, सॉरी यहाँ पर सी लिखना है, साइड बीसी को ये पॉइंट डी क्या करता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कल मैंने करवाया था ना कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये पॉइंट डी, अगर मैंने सॉरी कल आइसोसेलेस भी करवाया था, इक्विलेटरल भी करवाया था, ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल,
ठीक है, तो अगर मैंने इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी, ये पॉइंट डी बीसी के लिए क्या बन जाता है, मिड पॉइंट याद है ना, ठीक है, तो इसकी साइड ए यूनिट्स ली तुमने, बीडी की लेंथ क्या हो जाएगी, अब देखो क्या आ गया ये फिर से, क्या लगा सकते हो इसमें, हाइपोटेन्यूज, इससे भी आप एडी की वैल्यू निकाल सकते हो, आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हो, फिर आपका वही फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू दैट पर्टिकुलर हाइट, यही बनकर आएगा। समझ में आ गया, डेरिवेशन बहुत सारी है इस एरिया ऑफ ट्राइंगल की, आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ हीरोन्स फॉर्मूला करके दिया हुआ है, आपको डिराइव तभी करना है जब ये 3 नंबर में दिया हो, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती, 1 मार्क में क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो एमसीक्यू फॉर्म में है, वो होगा कि एरिया दिया हुआ है 81√3 स्क्वायर सेंटीमीटर, फाइंड द पेरीमीटर। तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, ट्रायंगल कौन सा दिया हुआ है, इक्विलेटरल, उसका एरिया नंबर्स में दिया हुआ है 81√3, अपनी इंफॉर्मेशन से तुम कहोगे कि ये फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर, कि कोई एक साइड की वैल्यू आपने फॉर्मूला में डाली होगी और आंसर 81√3 आ गया, इसमें से √3 कैंसल आउट, 81 इंटू 4 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, तो साइड कितनी आ जाएगी, समझ में आ गया, 81 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 9 इंटू 2 18 सेंटीमीटर, समझ में आ गया ना इतनी बात। तो अगर साइड 18 है, व्हाट इज द पेरीमीटर, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है आंसर इसका, हाँ 18 इंटू 3 कितना हो जाता है, 54 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया, ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मूला पे डिपेंड करता है, अगर ये फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब ऐसे ही 10th क्वेश्चन करो एक बार खुद से, उसके बाद जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही करवाऊंगी, बाकी सभी क्वेश्चन आपको खुद कर, पता है मुझे, बता दोबारा से कर लो, मैं सिर्फ रिविजन करवा रही हूँ, इसके बाद लीनियर इक्वेशन भी स्टार्ट करनी है मुझे। पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल, कौन सा वाला, इक्विलेटरल, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, हीरोन फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला लगाना है आपने, हाँ, हीरोन फॉर्मूला तब करना जब हमें फॉर्मूला याद ना हो, वो तब होता है अगर ये 1 मार्क में हो, हीरोन लगाने बैठोगे टाइम लगेगा, बट हाँ स्पीड अगर है कैलकुलेशंस पे दैट्स फाइन, जरूर करना, फॉर्मूला याद ना हो या कंफ्यूजन हो, बट फॉर्मूला इसका याद हो जाता है, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है, और ये फॉर्मूला काफी बार यूज होगा आपका, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, बहुत बार यूज होता है, तो वही यूज करना है, निकालना तो तुम्हें फाइनल एरिया ही है ना, देख क्या हो गया तुम्हें यहाँ है, निकालना तो तेरे को एरिया ही है ना, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला यूज करोगे, है ना, तो वो वही पूछ रही थी, पेरीमीटर से मैंने साइड तो निकाल ली, कितनी आई साइड, पेरीमीटर अगर 36 है तो साइड कितनी होगी, लिख इसको सॉल्व कर, कैलकुलेशन अच्छी करनी है ना अपनी, हाँ कॉन्फिडेंस लाना है तो साथ साथ लिखना है इसको, तो साइड कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अब साइड अगर 12 है, दैट्स व्हाट शी वाज आस्किंग कि मैं इसको हीरोन्स फॉर्मूला से करूं कि डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा, समझ में आ गई बात बेटा, ठीक है, तो आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है बिकॉज ये 1 मार्क क्वेश्चन है, हीरोन्स फॉर्मूला में या तो एरिया निकालना आएगा 3 मार्क्स में, या ऑल्टीट्यूड आएगा 3 मार्क्स में, या फिर मैं जो लास्ट के पेपर्स में आया था वैसा क्वेश्चन करवाऊंगी,
या फिर साइड्स में आपकी डिफरेंशिएशन दिया होता है कि एक साइड ऐसी है एक साइड ऐसी है, रेशियो ऑफ साइड्स दिया होता है, वैसे वाला 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो 36√3। हाँ, अगर कैलकुलेशन फास्ट है तुम कर सकते हो, वरना तुम 18 -12 3 बार करोगे, ये क्यूब हो गया, तो 18 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और अगर ये फॉर्मूला याद होगा तुम ओरली कर सकते हो। समझ में आ गया? तुम सिर्फ इतना लिख रहे हो, √3/4 12 इंटू 12, बस इतना सा काम किया तुमने, तुम्हारे पास आंसर आ गया। यहाँ पे तुम्हें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए। क्लियर हो गया इतना? ठीक है इतना सबको? अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है, बेस बताया हुआ है, 2/3 ऑफ द सम ऑफ इक्वल साइड्स। तो आपको पहले साइड्स निकालनी है, उसके बाद एरिया निकालना है। 3 साइड्स है, 2 साइड्स इक्वल होंगी, तीसरी साइड डिफरेंट होगी, तीनों को सम किया तो पेरीमीटर आता है 40। बेस हुआ बी, इक्वल साइड्स क्या हुई ए, सो बेस इज 2/3 ऑफ द सम ऑफ इक्वल साइड्स। तो ये 2a, बेस कितना हो गया 2/3 ऑफ 2। समझ में आ गया इतना? समझ में आ गई बात? ये बस यही चीज है, कीरॉन्स फॉर्मूला में फॉर्मूला चेंज नहीं होता है। ट्राई एंड सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस कुछ में नहीं है, इनमें आपको ना बाद में डिफरेंट करने के लिए, क्वेश्चंस को डिफिकल्ट करने के लिए साइड्स को निकालने के लिए अलग अलग वे दे दिए होंगे कि साइड ऐसे निकलेगी, कभी वो 2/3 है, कभी बेस ऐसा है, कभी इक्वल साइड ऐसी है। जैसे नेक्स्ट में इतना लिख लो, उसके बाद देखो, रेशियो ऑफ इक्वल साइड्स टू इट्स बेस इज 3:2। तीनों साइड्स आ गई, अब आप एरिया निकाल सकते हो। क्या होगा? एरिया छोटा मोटा, पेरीमीटर 40 है। क्या हो गया बताओ, क्या समझ में आया? सोच। इसके बाद 12th क्वेश्चन देखो। 11th अगर हो गया है तो 12th देखो, क्या आप साइड्स निकाल सकते हो? 11th हो गया सबका? मैंने 16 निकाल लिया, तुम्हारी कितनी आई है? एक ही लेंथ। 2/3 ऑफ सम ऑफ इक्वल साइड्स दिया हुआ, 2/3 ऑफ 2a। हाँ ठीक है ना? हाँ जी, तीनों साइड्स आ गई, अब तुम एरिया निकाल दो। बात समझ में आ गई ना? एरिया का फॉर्मूला फिक्स है, तीनों साइड्स उसमें चाहिए, बस उन साइड्स को निकालने का वे डिफरेंट हो गए। अब क्लियर हो गया बेटा? ठीक है ना? 12th करो, हाँ ठीक है। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32। ये सबसे इजी चैप्टर है पूरे बुक में, सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि पता है कि इसका इतना ही फिक्स क्वेश्चन है। पेरीमीटर अब दिया हुआ 32 सेंटीमीटर। रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू बेस इज 3:2। तो 3 साइड्स ट्रायंगल की कौन सी होंगी? बेस अगर 2 है, अगर रेशियो दियो, पहली बात तो हम क्या करते हैं, 3x 2x। तो एक साइड तो 3x है, एक साइड 2x है। व्हाट अबाउट दिस साइड? बस हो गया ना, बस इतना सा काम है। अब पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दिस इज पेरीमीटर। समझ में आ गया सबको? 3x 2x करके। हाँ जी, देख उसने कहा है रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस, और हाउ कैन 3x एंड 2x बी इक्वल, राइट? अब आपको ये देखना था, इक्वल साइड टू बेस दिया हुआ है कि बेस टू इक्वल साइड। अगर मैं आपको करवाऊं इक्वल साइड बेस, पेपर में बेस टू इक्वल साइड आ जाए, बस इतना है। यहाँ पे मैंने करवाया बेस इज 2/3 ऑफ
द सम ऑफ इक्वल साइड, पेपर में आ जाए बेस इज 2/3 ऑफ इक्वल साइड। समझ में आ गया? बस इतनी सी वेरिएशन होती हैं और कुछ नहीं। एंड समटाइम्स जैसे इक्वल साइड ऑफ 2/3 ऑफ बेस, वेरिएशन जितनी ही होनी है, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो आपने साइज निकाल ली, हाँ जी। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 4। तो इक्वल साइड्स आ गई 12 सेंटीमीटर ईच एंड बेस इज 2 into 4, 8 सेंटीमीटर। बस अब हीरोन फॉर्मूला लगाओ। क्वेश्चन नंबर 13 कॉन्वेंट में आया था, हीरोन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आया भी एमसीक्यू में था और है भी अच्छा। वैसे है ये हॉट्स वाला क्वेश्चन। हॉट्स पता है ना, जो एनटीएससी में आते हैं या ओलंपियाड में आते हैं, या फिर पहले 8th में अगर ओलंपियाड होगा तो उसमें आ जाएगा। ये वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, या कॉम्पिटिशन में आता है, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, एनटीएससी या फिर ये ओलंपियाड टाइप क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर को कैसे शो करते हैं हम? एस। साइड्स ऑफ ट्रायंगल को हम क्या लेते हैं? एबीसी। तो उसने कहा है डिफरेंस बिटवीन सेमी पेरीमीटर एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल कितना दिया हुआ है आपको? 875। अब इस इंफॉर्मेशन से आपको पेरीमीटर निकालना है ट्रायंगल का। एस नहीं दिया हुआ। मैं बताती हूँ, सेमी पेरीमीटर भी नहीं निकाल सकते। अब क्या करते हैं, जब भी आपको ना ऐसे 3 इक्वेशंस दी हो, मैंने कहा ना हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है, तो इनको करने का वे होता है। आपका एस माइनस ए एस माइनस बी एक पैटर्न में है, कभी बी माइनस एस नहीं किया हुआ किसी में भी, या एस माइनस ए प्लस बी नहीं किया हुआ, क्योंकि एक बार में ए माइनस किया फिर दूसरी बार में ए प्लस बी माइनस किया। एक पैटर्न है हमारी इक्वेशंस में, एक बार एस माइनस ए, एक बार एस माइनस बी, एक बार एस माइनस। तो जब भी ऐसा होता है ना, आपको इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करना होता है। ये क्वेश्चन 10th में भी आएगा दोबारा से इसी तरह का, और एक बार फिर से आएगा इसमें। आपको ऐसे दिया हुआ है ना, आपने तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देना, एस माइनस ए प्लस एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी। तीनों की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड किया, अब तीनों की राइट हैंड साइड को ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 15 + 5 20। नहीं बच्चे, सारे प्लस में है ना ये। एंड है बच्चे, और वैसे भी साइड्स अगर डिफरेंस होगा सेमी पेरीमीटर और साइड का, तो वो प्लस में होगा। साइड माइनस सेमी पेरीमीटर कैन बी नेगेटिव, सेमी पेरीमीटर हैज टू बी मोर देन साइड। समझ में आ गया? तो ये आ गया। अब एस कितनी बार आया इसमें? 3 टाइम्स। 3s माइनस ए माइनस बी माइनस सी किसके इक्वल है? 20। और ये जो माइनस ए माइनस बी माइनस सी है, इसे अगर हम कंबाइन करते हैं तो कुछ बनता है ये। मैंने इसे ऐसे लिखा, 3s लिखा, माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट्स में आ गया a प्लस बी प्लस सी। तो क्या हो जाएगा? 3s a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? ए बी सी क्या थी? किसकी? ट्रायंगल की। अगर तीनों को ऐड कर देते हो, a प्लस बी प्लस सी क्या बन जाता है? पेरीमीटर। और पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर में क्या फर्क होता है? पेरीमीटर इज इक्वल टू डैश सेमी पेरीमीटर। तो मैं क्या फिल करूंगी? 2 टाइम्स होगा ना। तो ये a प्लस बी प्लस सी इज 2s, ये 20 आ गया। तो सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 20। उसने आपको पेरीमीटर निकालने को कहा है, इसको भी डबल करना है, आंसर आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। पता है मुझे। गलती इसमें क्या होती है, आपने 20 निकाला, ऑप्शन पे 20 फर्स्ट आपको ए पार्ट में दिया होगा, वो 20 हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, इसमें पेरीमीटर निकालना है, डबल करना है, विच विल बी 40 सेंटीमीटर। इतना क्लियर हो गया हमें? ये 1 मार्क के क्वेश्चन है, आ सकते हैं पेपर में तुम्हारे। ठीक है, कभी भी टीचर की नजर ऐसे क्वेश्चन पे जा सकती है, और इतना कोई मुश्किल नहीं है करने को, अगर एक बार करवा दिया जाए। ठीक है, लिख लो।
क्या हो गया? हाँ। उसका आना है कि उसका हो चुका है? आज हुआ, दोनों का हुआ है ना? इतना क्लियर हो गया सबको? ये लिख लिया? अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 कर सकते हो। क्वेश्चन 15 अभी मत करना, ठीक है? 15 बाद में करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 16 ये पेपर में आ सकता है, ये आपके एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। एक डिजाइन बनाया गया है टाइल पर कुछ इस तरह से, ठीक है? और इसमें कहते हैं 8 ट्रायंगल्स बने हैं। कैन वी काउंट 8 ट्रायंगल्स यहाँ पर? ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 ट्रायंगल्स बने हैं। और हर एक में साइड जो दी हुई है ना, वो 25, 17, 26 दी हुई है। एक रेक्टेंगुलर टाइल है, उसमें ऐसा एक डिजाइन बनाया गया है। तो एरिया ऑफ डिजाइन निकालना है, बताओ। बिल्कुल यही करना है। एक ट्रायंगल का एरिया निकालकर मल्टीप्लाई कर दोगे 8। और जो ये ट्रायंगल का एरिया निकालोगे वो किस फॉर्मूला से निकालोगे? हीरोन्स फॉर्मूला। समझ में आ गई बात है? ठीक है। नेक्स्ट इज पेरीमीटर बेस, ये मैंने करवा लिया था क्लास में। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग एक है। अम्ब्रेला, ये लास्ट ईयर बुक में जब रैशनलाइज सिलेबस नहीं था तब बुक में क्वेश्चन था। सेकेंड एक्सरसाइज में तो अब रिमूव हो चुकी है, ये भी हो जाएगा। अब इसके बाद है हमारा लास्ट वाला, इसका लास्ट पेज जो आप भी कह रहे हो रह गया था। तो ना एक दो क्वेश्चन थे करवाने वाले, बाकी तो उसके बाद ही होंगे। थोड़े डिफिकल्ट से आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था ना, सम ऑफ इक्वल साइड दिया हुआ, देखो यहाँ क्या दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस इज 42, बेस इज 3/2 टाइम्स ईच ऑफ द इक्वल साइड्स। समझ में आ गया? तो अगर आपने 3 साइड्स ली हैं, a+a+b, पेरीमीटर इज 42, बेस है b विच इज इक्वल टू 3/2 ऑफ ईच ऑफ इक्वल साइड a। समझ में आ गया? बस यही वेरिएशन होंगी। सम नहीं कहा हुआ, ईच ऑफ द इक्वल साइड। ठीक है, किसका है इक्वल साइड? जो है थर्ड साइड आपकी है, एक तो बेस हो गया, बाकी दो साइड इक्वल हो गई। तो ईच ऑफ इक्वल साइड का 2/3 है, तो ईच उसका क्या हुआ? एक। ठीक है, वहां पे सम स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था, यहाँ नहीं है, तो यही ध्यान देना तुम। कितना क्लियर हो गया? तो लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल बस निकालना है, उसके बाद खत्म। क्वेश्चन 21 ये करवाना है, ये पेपर से पहले करवाऊंगी। अभी इतने क्वेश्चन करके आना। क्वेश्चन 22 अगेन। क्वेश्चन 23 बाद में करवाने वाला है, 24th भी। 25th क्वेश्चन हम कर सकते हैं, जो मैंने कहा था दोबारा से आ सकता है ये एमसीक्यू में। 25th करवाऊं? ये वाला क्वेश्चन भी बाद में करेंगे। 26, 25th पर आ जाओ। ट्राइंगल की साइड दी है PQR, क्लियर हो गया इतना? और आपको फिर रिलेशन दिया है P+Q इज 45, Q+R इज 40 एंड R+P इज 35। इसको यूज करके कहते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालो। कैसे निकालो? तो सबसे इजी वे जो इसको करने का होता है, ठीक है, आपके पास 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, लेकिन पैटर्न में है P+Q, Q+R, R+P। इनको साइक्लिक एक्सप्रेशन कहते हैं। PQ, QR, RP ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, साइकिल में चल रहा है, हर एक एक बार आया। तो इसके लिए सबसे अच्छा जो इनका वे होता है, या जो इसका ट्रिक होती है इसके पीछे, इन तीनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर, ऐड ऑल द 3। ठीक है, इसकी ट्रिक है ये। तो P सम में कितनी बार आएगा? 2 बार, तो मैंने 2P लिख दिया, 2Q आ गया और 2R आ गया। राइट हैंड साइड को ऐड किया तो कितना आएगा? 120। ठीक है,
तो कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू प्लस आर? कितना होगा? तो तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे करना है। ठीक है, तो मुझे पता लग गया कि तीनों को ऐड करोगे तो 60 आएगा। अब बताओ इसमें से p और q का सम क्या था? कि ये दो नंबर्स का सम है 45, तो r कितना हो गया? p प्लस क्यू अगर 45 है तो r कितना हो गया? 50। क्लियर हो गया सबको ये? ऐसे अगर q और r का सम 40 है तो p कितना हो गया? q प्लस r इज 40। तो व्हाट अबाउट p? और अगर r और p फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म को ऐड करके 35 बन रहा था तो ये कितना होगा? 25। तीनों को ऐड करो 60 बन रहा है। कैलकुलेशन बिल्कुल सही है हमारी। तीनों साइड्स आ गई ट्रायंगल की। नाउ यू फाइंड द एरिया। ठीक है, तो जब भी साइक्लिक एक्सप्रेशंस में ऐसे हमें तीन इक्वेशंस दी जाए, सबसे इजी वे आउट होता है टू ऐड ऑल द थ्री। समझ में आ गया सबको ये? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ ना समझ में आया हो? अब इसमें सिर्फ एक क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर पेपर में आया था। इसमें दो दो की वैल्यूज पे था। अब तो ट्रांसपोजिशन जो करे थे ना, अब वो करने की जरूरत। ठीक है, आपने यहाँ पे क्यों लिखा? तीनों को मिलाकर सम 60 है, तो p प्लस क्यू का सम कितना है? तो r कितना होगा? ठीक है, फिर p प्लस क्यू प्लस r तो तुम्हें पता है 60 के इक्वल है। यहाँ पे q प्लस r का सम है 40, तो p कितना होगा? 5q। 60 में से 40 माइनस कर 20। ठीक है, अब q r प्लस p का सम कितना है? r प्लस p का सम कितना है? 35। ठीक है, अगर r प्लस p का सम 35 है, इन दोनों को मिला लो, तो q कितना होगा? तीनों का सम 60 है, जिसमें से r और p ने 35 रख लिए। तीनों साइड आ गई। समझ में आ गया? दो दो को सब्ट्रैक्ट करते रहते हैं, आपके पास एक एक साइड आती रहेगी। राइट, उस एक एक साइड के बेसिस पर यू कैन फाइंड द एरिया एंड देन कुछ भी कहा जाए, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड, शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड, सब निकाल सकते हैं। अब आते हैं जो इसमें लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था हीरोन्स फॉर्मूला का, सोहोजाज में। कर दो रेस इसको। हो गया ये? अब वो आप खुद करोगे, देखते हैं। द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर, the sides of a triangular field are 41 meters, 40 meters and 9 meters. Find the area of triangle. ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन था। हाँ, मैंने ऑन किया हुआ, अगर आइए चीज चल जाए। ठीक है, also find the number of rows beds that can be prepared in the field if each rose bed on an average, लिखो इस क्वेश्चन को, वर्कशीट में नहीं दिया हुआ। on an average needs 900 square centimeter space। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर सेहोजास वाला तो पेपर, जिसने भी स्कूल ने सेहोजास को फॉलो किया था, तो उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर, तो वैसे तो प्रे करो सेहोजास ही फॉलोड हो। सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। आपके स्कूल पेपर से अच्छा सेहोजा का पेपर होगा। रोज बेड्स दैट कैन बी प्रिपेयर्ड। सेहोजा का पेपर मतलब सीबीएसई की तरफ से होता है। ठीक है, तो सीबीएसई जो सिलेबस एक्सेसिवली कट कर चुकी है, वो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन नहीं डालेगी, आपका स्कूल वाले डाल देंगे। समझ में आया? तो केवीएम पहले सेहोजा फॉलो करा था, लास्ट ईयर उसने नहीं किया था। बीसीएम ने तो किया था, बीसीएम ने टैगोर पब्लिक स्कूल,
जीसस सेक्रेड हार्ट जो है उसने भी, वो सब। नहीं, तुम्हारा नहीं करेंगे, तुम्हारा नहीं करते, ठीक है। पर 9th में आई स्टिल प्रेफर कि सयोजा, पहले मैं भी कहती थी सयोजा से ना आए, पर सयोजा से आना फायदा ही होता है, क्योंकि उसका क्वेश्चन पेपर फिर भी बैलेंस्ड होगा, बहुत डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा। थोड़ा डिफिकल्ट डाल देते हैं, पता क्यों? क्योंकि वो क्लास में करवाते नहीं वो चीजें। बेटा वो कैसे सब यही है। चलो कम कर। एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल का? इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, अगर आपको ये ट्रायंगल की साइज दी हुई है और एरिया कहा हुआ है, ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। बाकी सब आगे की बात छोड़ दो, क्या हम एरिया फोकस करके सिर्फ एरिया निकाल सकते हैं? 180 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है, 180 स्क्वायर मीटर। चैप्टर 2 करवाया तुम्हें आयशा? नहीं, चैप्टर 1, उसके बाद चैप्टर 3 और 4। करवा तो सकते हैं, मुझे पता है। तो अब नेक्स्ट वीक पे 2-3 दिन लगेंगे लीनियर इक्वेशंस कवर करने में। हाँ, हो जाएगा। लीनियर इक्वेशंस 3-4 दिन लगेंगे। पॉलिनोमियल्स तुमने किया हुआ है ना, फिर मैं करवा दूंगी, क्योंकि बाकी सब इतना फोकस करके नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत तो स्कूल से किया होगा, वो हो जाएगा। लंबा बहुत होता है पॉलिनोमियल्स में ना, समझाना ही तो होता है। लीनियर इक्वेशंस ना बुक के हिसाब से तो बहुत ही कम है, लेकिन जो मैं आपको वर्कशीट दूंगी ना, बस वही कर लेना, वो भी प्रॉपर सारा कुछ लिखा हुआ है उसमें। कल 10th की क्लास तो 2 घंटे रख रही हूँ, ठीक है। तुम लोग मना कर रहे हो, तुम रख लो। ये नहीं, पॉलिनोमियल्स ना फिर आगे कंटिन्यू इनका नहीं हो पाएगा अगर आपको कल करवा दो, तो मैं करवा दूंगी, चिंता मत करो, तुम्हारा हो जाएगा। तब ये लोग बच्चा अपने बैठकर कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स कर लेंगे, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स इन एनी केस फिर से ना एक बार जून में रिपीट होता ही है। हाँ, तुम्हें करवाऊंगी, मैं इनको भी करवाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बस वही इसमें चीज थी, ये जो कन्वर्जन फैक्टर है आपको बस। हाँ, मैं बताती हूँ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर मीटर मतलब 1 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मीटर, ठीक है। तो 100 × 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। सही था, पर इसके पीछे तुम्हें मतलब तुम्हारा जो लॉजिक है वो स्ट्रांग होना चाहिए टू जस्टिफाई योर क्लेम। उसने तुम्हें कुछ कहा, तुमने कहा नहीं मैं पूछता हूँ मैम से, है ना। वो तो हो जाती है, बस ठीक है फिर। हाँ, 2000 बस। ठीक है, तो 180 आपने एरिया निकाला है, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे आएगा 900। ये सहोदया के पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन था। 2000 रोज बेड्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है ना। तो मैं सोच रही थी कि पिछली बार क्वेश्चन पेपर में आएगा लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड, वो ना आकर ये आ गया, ठीक है ना। डीसीएम ने मॉक्स लिए थे, जो इनका प्री बोर्ड टाइप टेस्ट था जो आपका था, उसमें उन्होंने शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड दे दिया था, लॉन्गेस्ट दिया था। तो यही चीज उन्होंने सिहोदियास में फाइनल्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया। क्लियर होगी बात ही। चलो, हमारा हीरोन्स फॉर्मूला मोर और लेस तो कवर्ड है, जो असाइनमेंट दी हुई है उसमें से भी। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब क्योंकि हम कोऑर्डिनेट करके आ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ये सिर्फ हम ग्राफ वाला मेथड करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करना किसी भी इक्वेशन को जिसमें 2 वेरिएबल्स। सबसे पहली बात तो पॉलिनोमियल्स हमने अभी किए नहीं है ना। इक्वेशन क्या होती है? बिल्कुल। तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर इक्वल टू साइन कर दिया
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पता है हमें, एक्स वाई जेड जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जब भी आपने लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल भी की हुई है क्लास 8 में, जैसे हमें कहा है 2x + 3 = 9, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व करते हो x की वैल्यू वही 6 निकाली ना ऑलरेडी। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है नंबर लाइन पर, ठीक है। तो आप 1 2 3 4 5 6 कुछ 6 पॉइंट करके ऐसे इसको कर दोगे, x की वैल्यू 3, ठीक है। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया नंबर लाइन पर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। आप इसको ऐसे शो करते हो, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को अगर मुझे ग्राफ पर या नंबर लाइन पे शो किया जाना है तो मुझे इस तरह से शो करना है उसको। मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी, दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एंड दिस इज नेगेटिव नंबर लाइन, नेगेटिव साइड आ गई, 0 स्टार्टिंग पॉइंट, टुवर्ड्स द राइट इज प्लस, टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड इज माइनस नंबर्स वाले जो होते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू 3 है हमारे पास, तो हमने x की वैल्यू ये 1 2 3, इस 3 को हमने हाईलाइट कर दिया कि दिस इज द सॉल्यूशन, दिस 3 रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन फॉर दिस नंबर लाइन, दिस इक्वेशन। बात क्लियर हो गई। तो ये होता है ग्राफिकल, इसको बोलते हैं, लिख लो इसको, ये पेपर में आ जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन of linear equation in one variable। ठीक है ना, जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको नंबर लाइन पे हम उस पर्टिकुलर पॉइंट के साथ शो करते हैं। मतलब अगर मान लो 2x + 5 = 0 कहा जाए, तो x की वैल्यू क्या आती है -5/2। आप यहाँ पर शो कर दोगे इसको, -2 -3, इन बिटवीन पॉइंट आ जाएगा -2.5, और ये कहोगे नंबर लाइन का इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। समझ में आ गई बात है, ठीक है ना। तो ये होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन वन वेरिएबल। इतना क्लियर है। अब आते हैं, जब हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल्स थी, दो वेरिएबल्स कोऑर्डिनेट में हमने किए थे, एक होता है एक्स एक्सिस का और एक होता है वाई एक्सिस का। एक्स एक्सिस का एक्स, वाई एक्सिस के लिए वाई, ठीक है। तो मैं दो वेरिएबल्स के कोई भी सिचुएशन लेती हूँ कि मुझे मेरे इंग्लिश और हिंदी के इकट्ठे वाले मार्क्स याद है कि लैंग्वेज में मैंने इतना स्कोर किया था, but I don't remember the individual marks. So I have two subjects. लैंग्वेजेस मेरे पास दो थी और लैंग्वेज में मैंने इतना स्कोर किया मुझे याद है, ठीक है। या किसी हमारे कंपटीशन वाले पेपर के 3 हिस्से होते हैं, 3 उसमें वो आते हैं, वी हैव 3 पार्ट्स या 3 हमारे उसके सेक्शंस होते हैं। तीनों सेक्शंस का कंबाइंड स्कोर मुझे याद है, इंडिविजुअल स्कोर मुझे नहीं याद। समझ में आ गई बात ये। तो इसका मतलब मेरे पास दो अननोन वैल्यूज आ गई, इससे मैंने लिखा कि मुझे दो सब्जेक्ट के मार्क्स याद है कि मेरे 198 थे, बट आई डोंट नो द सब्जेक्ट मार्क्स इंडिविजुअली, किसने कितने थे मुझे वो नहीं पता। क्लियर होगी बात है। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इसलिए क्योंकि इसकी डिग्री होती है 1, x की पावर 1 होती है, और जो भी इसमें हमारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं दो, उनकी पावर 1 है। एक वेरिएबल एक्स एक्सिस के नंबर्स को शो करता है और एक वेरिएबल वाई एक्सिस के नंबर को शो करता है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो इस चैप्टर में आएगा या जो सीखना है हमें, वो ये होगा टू रिप्रेजेंट, लिखो, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन in two variables on a to draw graph of linear equation in two variables। तो सबसे इजी देती हूं, x + y = 4, ठीक है।
आपकी नंबर लाइन एक्स होती है ना, रियल नंबर लाइन एक्स लिखते हो ना हमेशा, उसी नंबर लाइन पर मैंने वर्टिकल एक्सिस लगा दी और ये बन गया कार्टेशियन प्लेन। समझ में आ गया? अब जो नंबर लाइन को आप स्मॉल एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते थे, आपके कार्टेशियन प्लेन में वो कैपिटल हो जाता है। ठीक है, ये वाई ओ वाई डैश, राइट। आपका मतलब क्या है कि जब मैं इस वाले x प्लस वाई इक्वल टू 4 ऐसी वैल्यूज को, कुछ कुछ वैल्यूज को लेकर इक्वेशन की फॉर्म में ग्राफ में शो करेंगे, ग्राफ में दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, नंबर लाइन पे हमने पॉइंट्स ले लिए, ऐसी एक्सेस पे मैंने यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए 1 2 3 4 5, सो ऑन द लेफ्ट साइड, सो ऑन द डाउनवर्ड साइड, मैंने पॉइंट्स ले लिए। अब मुझे इस इक्वेशन को, ये आपका पहला काम है जो आपको सीखना है, इसका ग्राफ बनाना पेपर में आ भी सकता है 3 नंबर का, तो इस चीज को सीख लो। सबसे पहली चीज हमने यही सीखनी है कि एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2 वेरिएबल्स में, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले तो ये एक्सिस बनाओ, उसके बाद हम क्या करते हैं, बाकी सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बाद में करवाऊंगी, इसके नंबर जो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस है, और कुछ बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। ठीक है, ये पूरा चैप्टर ही अंडर, जैसे कोऑर्डिनेट अंडरस्टैंडिंग में था ना, कॉन्सेप्ट वाइज बस वही बार बार चीजें मैं घुमा रही थी, तो ऐसा ही यहाँ पर भी है, राइट। तो मुझे दिया हुआ है x प्लस वाई 4 के इक्वल है, इस इक्वेशन को इस ग्राफ पे शो करना है। कोऑर्डिनेट होता ही यही है, आपके अलजेब्रा को ग्राफ पे लेके आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट मींस योर अलजेब्रा या अरिथमेटिक को हमने कंबाइन किया, ज्योमेट्री मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्री में पहली चीज क्या पढ़ते हो? स्टार्ट कहां से होती है? प्लेन, फिर कहते हैं पॉइंट, फिर कहा जाता है लाइन, फिर कहा जाता है लाइन सेगमेंट। तो उन सब चीजों को, लाइन, लाइन सेगमेंट, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, हम इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में लेकर आए हैं, फिर उनकी लोकेशन को स्टडी किया है। तो अगर आपने किसी भी रेक्टेंगल अगर मैं ड्रॉ करती हूँ इस कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो अगर आप उसके एक्चुअल वैल्यूज लोगे ना, नंबर्स लोगे कि उसकी लोकेशन वाइज उसकी साइड निकालोगे, तो हमेशा वो इक्वल आएंगे। जैसे पैरेललोग्राम कल ड्रॉ किया था, तो हमने उसी पर्पस को लेकर, उसी प्रिंसिपल को लेकर उसकी दूसरी साइड निकाली थी कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। समझ में आ गया? तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स आपकी यहाँ पर आ गई है। तो पहले मैं सोचूंगी कि ये जब मैंने इसको ग्राफ पे प्लॉट किया तो क्या बनता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया है, एक कॉलम ऐसा टेबल बनाएंगे x और y का, कि अगर x की वैल्यू को एक नंबर रखा जाए तो y क्या बन जाए। सबसे आसान होता है वो नंबर लो जो इंटीजर वाइज यहाँ शो करने आसान हो। नंबर 1 ग्राफ पे शो करना आसान है, x एक्सिस पर। नंबर 2 -2 -3, 100 लू तो बहुत दूर हो जाएगा, तो आई अवॉइड 100, मुझे स्केल बढ़ाना पड़ेगा अपना। ठीक है, अब दूसरी चीज है, आई टेक 1 2 3 4, कैन आई शो 1.5 ऑन अ ग्राफ इजीली। वो नंबर आपका वो ग्रीन वाला ग्राफ होगा आपके पास जिसमें वो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, 1.5 भी हम लोग ठीक है, वी आर लाइक ओके। 0.1/4 0.25 शो करना है, 1.25, दिमाग घूमेगा थोड़ा सा, है ना। और नंबर आ जाओ, 1/3 आ जाए हमारे पास, अगर इसको ग्राफ पे शो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा एग्जैक्ट लेना हमें मुश्किल हो जाता है। हाँ, जूम नहीं होगा ना आपका ग्राफ, थोड़ी ना जूम होगा वहां बैठे हुए, है ना। तो वो नहीं होता। तो पहली चीज आपको जब भी किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे डालना होता है ना, आप वो वैल्यूज लेते हो जो इजी हो, इंटीजर वाली हो। कोशिश ये करोगे, कोई रैंडमली नहीं लोगे। तो मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू को रखा 0। अब यहाँ एक्स को 0 रख दो, 0 प्लस वाई किसके इक्वल आ गया? 4। तो वाई की वैल्यू क्या बन गई? कोऑर्डिनेट किया हुआ है x0/4, तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से आ गया। समझ में आ गया? तो मैंने फर्स्ट सेट लिया, x की वैल्यू को 0 कर लिया, x को 1 रख लो, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो y कितना हो जाएगा? 3। x को 2 रख लो, तो y कितना हो जाएगा? 2। x को 3 रख लो, y कितना हो जाएगा? 1। और x को 4 रखा, y कितना हो जाएगा? आप कितने सारे पॉइंट्स निकाल सकते हो वैसे, -1 -2 -3, मैक्स मिनिमम टू मिनिमम आपने 3 पॉइंट्स तो ग्राफ के लिए लेने ही है, वो 3 कोई भी ले, आपकी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, 3 पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वेट करें, वो 3 पॉइंट्स हमें लेने ही लेने हैं। नॉट लेस देन 3, 2 पॉइंट्स के साथ स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करते,
ग्राफ पे 3 पॉइंट्स ही लोगे, ठीक है। तो अब मैं जो 3 पॉइंट्स लिए ना, एक तो 0, 4 था, एक 1, 3 था, और एक मैं लेती हूँ 2। अब मुझे बताओ 0, 4, ये मैंने 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसको लिया है। अब मुझे बताओगे 0, 4 पॉइंट कहाँ आएगा? वाई एक्सेस पे 0, 4 मार्क करो सर, और इसे लिखोगे A0, 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं कुछ नहीं और बेसिक सिखा रही। एक लाइन को, एक इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रॉ करना, जो कि सबसे पहला काम मुझे सिखाना चाहिए लाइन में, क्योंकि बाकी ना सभी चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी। पहले सब कुछ बिना सोचे समझे कि क्या कर रहे हैं, सिर्फ आप एक लाइन को, एक इक्वेशन को, दो वेरिएबल्स को ग्राफ पे लेकर आते हैं, इसकी ग्राफ की फॉर्म क्या बनती है। उसके बाद ना जो मैं समझाती रहूंगी, इक्वेशंस के सॉल्यूशंस है कितने सारे हैं, क्या बना, वो सब क्लियर होना शुरू हो जाएगा। Can I show this 1, 3? X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 3, ये आ गया। इसको मैंने दिया B1, 3। हाँ जी, कोऑर्डिनेट बेटा अलग है, ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इक्वेशंस इसमें ही आएंगी, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास है 2 and 2 C। मैंने 4-5 पॉइंट्स इसलिए भी लिए थे ताकि मैं आपको समझा सकूं कि मैंने देखो 3, 1 लिया, फिर 4, 0 लिया। 3 लेने के बाद भी क्लियर हो जाता है, तो मैंने 5 पॉइंट्स इसलिए लिए थे सो दैट यू अंडरस्टैंड। अब इन सभी पॉइंट्स के पाथ को ट्रेस करते हैं, जिसे हम कहते हैं, हम स्केल लेकर इन सभी पॉइंट्स को ऐसे ज्वाइन करते हैं। तो क्या हो रहा है, ये क्या दिख रहा है, किस तरह से लाई कर रहे हैं ये, इनसे क्या बन रही है, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया, इनसे बन रही है एक स्ट्रेट लाइन। आर क्लियर, दिख रहा है ना। अगर मैं कल स्केल लेकर यहां से इन पॉइंट्स को ऐसे प्रॉपरली देखकर ज्वाइन करती हूँ, तो आई कैन सी अ स्ट्रेट लाइन बीइंग फॉर्म। ज्वाइन करने के लिए स्ट्रेट लाइन मैंने स्केल लिया, कैसे, मान लो कल आपको ऐसे पॉइंट्स दिए जाते हैं, ये इनको ज्वाइन करने को कहा जाता है, तो आप ऐसे ज्वाइन करते हो, देन यू गो हियर, इस तरह से किया, देन यू गो हियर, देन यू गो हियर, ऐसे ही जाते हैं हम, चाहे हम स्ट्रेट में जाएं, राइट। अब यहाँ पर ऑल द पॉइंट्स आर ऑन द सेम लाइन, ऑल द पॉइंट्स आर कोलिनियर ऑन द सेम लाइन। तो एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में जो होती है, ग्राफ पे जब ड्रॉ करते हैं तो क्या बनती है, अ स्ट्रेट लाइन। लिख लो, सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में आपको सीखनी है वो यही है, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब लाइन कहा है मैंने, लाइन सेगमेंट नहीं कहा। लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या फर्क है, लाइन कभी भी एंड नहीं करती, और लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ये बच्चे 10th के आज भी गलती करते हैं, जब उसमें उनको लाइन ड्रॉ करने, ये इक्वेशन ड्रॉ करने को कहा जाए ना, वो ये पॉइंट्स लेकर खत्म कर देते हैं। आपको लाइन कहा है मैंने, लाइन सेगमेंट नहीं कहा, तो आपको इसको दोनों साइड्स पे एक्सटेंड करना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी है, ये इक्वेशन है ना, इस लाइन की इक्वेशन है, ये इसका नाम है। हम क्या करेंगे, इसको लेबल कर देंगे x + y = 4। इतना लिख लो, रेस्ट हम नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगी मंडे।